नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोलॉजी की इस क्लास में। और ये क्लास जैसा कि आपको पता है बीपीएससी, यूपीपीएससी से और जितने भी दूसरे पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए जो है वो बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो बायोलॉजी की क्लास में आप जो है फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। जो लोग भी देख रहे हैं वो इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने सहपाठियों को, ताकि उनको ये क्लास जो है फायदा पहुंचा सके, राइट। तो यहाँ पर अभी लास्ट जो हमारी वीडियो थी, उस लास्ट वीडियो में आपको मैंने पादप उत्तक जो थे, है ना, पादप के जो उत्तक हैं, प्लांट टिश्यूज जो हैं, उनके विषय में बताया। अभी यहाँ पर इस वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे जंतु उत्तक, यानी कि जो एनिमल टिश्यू है उन पर। और ध्यान ये रखना है कि जब हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एनिमल टिश्यू है वो एक्चुअली हम ह्यूमन के रेफरेंस में बात करेंगे, मानव के संदर्भ में हम बात करेंगे। मतलब जिस भी उत्तक की बात हमें करनी है वो मानव को लेकर करनी है। जब हम जंतु उत्तकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी दूसरे जीव को संदर्भ में नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे जीव का जो है वो रेफरेंस नहीं ले रहे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जंतु उत्तक को हम देखें कि जंतु उत्तक या मानव शरीर में जो उत्तक हैं उनको हम कितने प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, कितने टाइप्स में जो है वो उनको बांट सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो जंतु उत्तक है मानव शरीर में, जो जंतु उत्तक है इसको हम बांट सकते हैं कितने पार्ट्स में। इसको हम बांट सकते हैं 4 टाइप्स में, है ना। 4 टाइप्स में बांट सकते हैं, 4 प्रकारों में आप जो है वो जंतु उत्तक को बांट सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकारों में आप जंतु उत्तक को जो है वो बांट सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दे लें। ओके, जंतु उत्तक के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, जो पहला प्रकार है इसको हम बोलेंगे एपिथीलियमी उत्तक। क्या बोलेंगे इसको? एपिथीलियमी उत्तक बोलेंगे। ये उत्तक वो उत्तक होगा जो कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये उत्तक जो है वो मुख्य रूप से जो है जीवों के कवरिंग को, है ना, जीवों के शरीर में अलग अलग जो कवरिंग होगी उस कवरिंग को बनाने का काम करेगा। कवरिंग का मतलब ये हो गया कि जहां पर भी किसी चीज को ढकना है, किसी चीज के ऊपर आवरण बनाना है, तो उनके लिए ये एपिथीलियमी उत्तक जो है वो काम देंगे। हालांकि एपिथीलियमी उत्तक का एक और भी उपयोग आपको अपने शरीर में दिखाई देगा, वो है कि हम जितनी भी ग्रंथियां देखते हैं, जितने भी ग्लैंड्स देखते हैं, उन ग्लैंड्स को भी बनाने में इन एपिथीलियमी उत्तकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो एपिथीलियमी उत्तक होते हैं वो ग्लैंड्स बनाने में भी अपना योगदान करते हैं। तो ध्यान देंगे, एपिथीलियल टिश्यू या एपिथीलियमी उत्तक जो हैं ये क्या काम कर रहे हैं? ये आवरण बनाने का काम कर रहे हैं। इनका काम है आवरण बनाना। देखिए यहां पर आप ध्यान से जरा, है ना, इनका काम है आवरण बनाना, अंगों या उत्तकों का आवरण बनाना। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, जो आंतरिक वाहिकाएं होती हैं, आंतरिक वाहिकाओं का मतलब जैसे आपके ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स को आप क्या बोलते हैं? रक्त वाहिका बोलते हैं। ठीक, तो वाहिकाओं का मतलब यहां पर क्या हो गया? वेसल्स, मतलब जिसमें कुछ फ्लूइड बह रहा हो। ठीक, तो ऐसी आंतरिक वाहिकाओं और जो नलिकाएं होंगी उनकी गुहाओं में आवरण बनाती हैं। गुहाओं का मतलब हो गया जो उनका अंदर का पूरा सरफेस है, उस सरफेस को ढकने का काम भी कौन करेगा? ये एपिथीलियमी उत्तक ही करेंगे। ठीक है, शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने का भी कार्य करते हैं। शारीरिक तंत्र का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए शरीर में हमारे पास श्वसन तंत्र है, शरीर में हमारे पास पाचन तंत्र है, शरीर में हमारे पास नर्वस सिस्टम है ना, उत्सर्जन तंत्र है। तो ये अलग अलग तंत्र कैसे बने होंगे? अलग अलग तंत्र अलग अलग अंगों से मिलकर बने होंगे, है ना। एक तंत्र में कई सारे अंग होंगे। अब उन अंगों को काम करने के लिए क्या रहना पड़ेगा? एक साथ रखना पड़ेगा। तो वो पूरा एक सेक्शन हो गया शरीर में। ठीक है, तो अभी जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप यहां पर कह रहे कि मान लीजिए ये शरीर का एक्सियल पार्ट है। इस एक्सियल पार्ट में ऊपर का जो हिस्सा है ये आपके सीने का हिस्सा है, चेस्ट वाला हिस्सा है। और इस चेस्ट वाले हिस्से में आपके कई सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, है ना। तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं या वक्षीय गुहा बोलते हैं। और उसी तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है,
नीचे वाला जो हिस्सा है, इस वक्षीय गुहा के नीचे वाला हिस्सा, तो इसमें आपके पाचन तंत्र के सारे अंग होंगे, जैसे कि आपका स्टमक होगा, आपके पैंक्रियाज होगा, है ना, आपकी छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, लिवर वाला हिस्सा इस तरफ राइट साइड में होगा, ठीक। तो ये पूरा मिलकर जो है वो आपका पाचन तंत्र बना रहा। अब जो पाचन तंत्र वाला हिस्सा है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं या उदर गुहा बोलते हैं। तो एक आपका उदर गुहा हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, वक्षीय गुहा हो गया। इन दोनों को बीच में डिवाइड करने वाला जो है वो डायफ्राम है। डायफ्राम एक झिल्ली सी होती है जो कि इस दो कैविटी को अलग करने का काम कर रही है। तो वो किसकी बनी होगी, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी या एपिथेलियल ऊतक की बनी होगी, ठीक। इस तरीके से जो भी शारीरिक तंत्र होंगे उनको अलग करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, बीच में एक तरीके से पार्टीशन का काम करेगा। क्या करेगा, बीच में एक तरीके का पार्टीशन जो है वो बनाने का काम करेगा। ओके, अब यहां से आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। इनके लिए हम अलग से मैं आपको अभी एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा कि शल्की एपिथेलियम या जिसको स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं वो क्या होता है, जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं वो क्या होता है, और जिनको हम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं वो क्या होता है। ये सभी मैं अभी आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप मोटे तौर पर ये जाने कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उनके तीन टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, उनके तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। उन तीन प्रकारों को आपने यहां देख लिया। ओके, अब आइए मैं एक दूसरे टाइप के ऊतक की बात करने जा रहा हूं। ये जो दूसरे टाइप का ऊतक है इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम इसका नाम है संयोजी ऊतक, ठीक। ये जो संयोजी ऊतक होते हैं, नाम देखिए क्या है इनका, संयोजी। संयोजी का मतलब हो गया कि ऐसी चीजें जो कि किसी दो को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके, है ना, ज्वाइन करने वाले। तो इसलिए इनको अंग्रेजी में देखिए क्या नाम लिखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो कनेक्ट करने का काम करे। किसको कनेक्ट करेंगे, अब भाई ऊतक है तो किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को ही कनेक्ट करने का काम करेंगे। वो टिश्यू हो सकते हैं जिनको वो कनेक्ट करेंगे, वो ऑर्गन्स हो सकते हैं जिनको वो कनेक्ट करेंगे, इवन सेल्स भी हो सकते हैं जिनको ये कनेक्ट करने का काम करें। तो जो संयोजी ऊतक होंगे, जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा ये भिन्न ऊतकों या अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का या संयोजित करने का काम करते हैं, ठीक है। इनका काम है ये जोड़ना या संयोजित करना। किसको जोड़ना, अलग अलग तरीके के ऊतकों को या अलग अलग तरीके के अंगों को जोड़ने का ये काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन से टिश्यू होते हैं, तो कई सारे टिश्यू हैं, जैसे बोन यहां पर लिखा हुआ है ना, बोन को आप हिंदी में अस्थि बोलते हैं, कार्टिलेज को आप उपास्थि बोलते हैं, लिगामेंट हो गया इसको आप स्नायु बोलते हैं, टेंडन हो गया इसको आप कंडरा बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू इसको आप एरियोलर ऊतक ही बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू यानी कि वसामय ऊतक हो गया। और इसके अलावा ब्लड, देखिए ब्लड भी जो है वो एक तरीके का टिश्यू है। ब्लड टिश्यू क्यों है, इसलिए क्योंकि ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ब्लड का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, इसका जो संगठन है, इसमें आपको दिखाई देंगे तीन भिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं से मिलकर ये फ्लूइड के फॉर्म में जो है वो बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्लड फ्लूइड क्यों है, क्योंकि ब्लड में जो 55% हिस्सा है उसका वो प्लाज्मा का बना हुआ है। अभी हम ब्लड कॉम्पोजिशन में उसको देखेंगे आगे चलकर। तो आप यहां पर ये समझे कि ब्लड के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा प्लाज्मा का जो इसका तरल भाग है, दूसरा हिस्सा इसमें कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आपने नाम सुन रखा होगा कई बार। तो ये जो कोशिकाएं हैं, जब कोशिकाएं एक साथ समूह के रूप में दिखाई दे तो उनको क्या बोलेंगे, ऊतक बोलेंगे। इसलिए ब्लड भी जो हो गया वो ऊतक हो गया। ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया, इसलिए क्योंकि ब्लड तो पूरे शरीर में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, और ब्लड के इस सर्कुलेशन से शरीर के सारे हिस्से जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं। शरीर के एक भाग से कोई चीज दूसरे भाग तक आराम से पहुंच सकती है, किसकी सहायता से, तो कहेंगे ब्लड की सहायता से पहुंच सकती है। इसलिए ब्लड को भी हमने क्या बोला, ब्लड को भी हमने एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में देखा है। हालांकि चूंकि इसका जो नेचर है वो फ्लूइड के फॉर्म में है, इसलिए आप इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन है ये संयोजी ऊतक ही है, ये कनेक्टिव टिश्यू ही। बाकी के कनेक्टिव टिश्यू का हम डिस्क्रिप्शन, इसका जो विवरण है वो आगे देखेंगे जब हम संयोजी ऊतकों के विषय में बात करेंगे, ठीक है।
अब तीसरे प्रकार के उत्तकों की बात करते हैं। देखिए जो तीसरे प्रकार के उत्तक है इनको हम बोलते हैं पेशी उत्तक। पेशी उत्तक वो हो गए जो हमारे शरीर में मांसपेशी है ना, ये जो पेशी टर्म लिया गया है ये किससे लिया गया है, मांसपेशी से लिया गया है, ठीक है। तो मांसपेशी बनाने में जो उत्तक काम करें उनको हम क्या बोलेंगे, पेशी उत्तक बोलेंगे। शरीर में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की पेशियां हैं। पेशियों में भी आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, पेशियों में भी आपको प्रकार देखने को मिलेगा जो उनके कार्यप्रणाली के अनुसार, उनका जो फंक्शन है, उनके जो कार्य करने की प्रकृति है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। खैर, लेकिन इतना जरूर है कि शरीर में जितनी भी पेशियां आप पढ़ते हैं उन सारी पेशियों का आप कह सकते हैं कि जो काम है वो काम है शरीर की एक संरचना का निर्माण करना, शरीर के स्ट्रक्चर के निर्माण में ये योगदान देती हैं। अब 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, इनमें से एक पेशी जो है जिसको आप बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स या फिर ऐच्छिक पेशियां। ये वो पेशियां होती हैं, मैंने बताया फंक्शन के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। तो जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, इनका सीधा काम होता है कि ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ये पेशियां अगर हम चाहेंगे तो ये पेशियां जो हैं वो फैलेंगी, अगर हम चाहेंगे तो ये पेशियां जो हैं वो सिकुड़ेंगी। ये फैलने और सिकुड़ने का मैंने जो नाम लिया या यहाँ पर जो बात कही वो इसलिए क्योंकि पेशियां जब भी हमारे शरीर में काम कर रही है तो ये कॉमनली अंगों को या फिर पूरे बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इनके बॉडी जो है वो मूव कर पाती है या अंग जो है वो मूव कर पाते हैं, कैसे, इसलिए मूव कर पाते हैं क्योंकि जो पेशियां हैं वो एक तरीके से ऐसे प्रोटीन की बनी होती है जिस प्रोटीन को हम संकुचनशील प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। और इन प्रोटीन की मदद से पेशियां जो हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। पेशियों के फैलने और सिकुड़ने से ही बॉडी के उस पार्ट को क्या मिलता है, मूवमेंट मिलता है, या बॉडी के उस पार्ट को जो है वो गति मिलती है। तो इस तरीके से आप वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियों की बात कर सकते हैं। दूसरे आप देखें इनवॉलंटरी मसल्स या अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलंटरी मसल्स या अनैच्छिक पेशियां। और तीसरे जो होंगे इनको आप कार्डियक मसल्स या फिर हृदयक पेशियां बोलेंगे। जैसे मैंने बताया पहले के 2 उत्तकों में कि इनके जो प्रकार हैं उनको हम जब इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां पर हम उनके प्रकारों को भी विस्तार से देखेंगे कि इनकी संरचना कैसी है और ये किस तरीके से शरीर में कार्य करते हैं। तो वैसे ही आप पेशी उत्तक में भी नाम पहले याद रख लें, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक, इस तरीके से इनके नाम आ गए। जो चौथे प्रकार की पेशियां हैं इनको आप बोलते हैं क्या, तंत्रिका उत्तक बोलते हैं। चौथे प्रकार के जो उत्तक है, सॉरी पेशियां नहीं उत्तक, चौथे प्रकार के जो उत्तक है इनको आप क्या बोलेंगे, तंत्रिका उत्तक बोलेंगे, या इनको जो है वो आप नर्वस टिश्यू बोलेंगे या न्यूरल टिश्यू भी आप बोल सकते हैं। तंत्रिका उत्तक जो है वो शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कौन सी कोशिकाएं, तो ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इनको अगर थोड़ी भी आप कह सकते हैं कि उत्तेजना मिलती है या स्टिमुलस मिलता है तो ये फटाफट जो है वो एक्टिवेट होकर उस स्टिमुलस को या उस इंफॉर्मेशन को शरीर के एक भाग से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यानी सेकंड के भी कई छोटे भाग में जो है वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में चाहे कोई भी कोशिका या कोई भी उत्तक हो, चाहे वो पेशी उत्तक की कोशिकाएं हो, चाहे वो संयोजी उत्तक की कोशिकाएं हो, और चाहे वो एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाएं हो, किसी की भी कोशिकाएं होंगी, ठीक है, वो सारी कोशिकाएं क्या होंगी, संवेदनशील होती हैं। ऐसी कोई भी कोशिका नहीं है जो संवेदनशील नहीं होती है। अगर कोशिका जीवित है तो संवेदनशील होगी ही होगी। लेकिन जो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं होती हैं ये एक्सेप्शनली सेंसिटिव होती हैं। ये अपवाद के रूप में जो है वो सेंसिटिव होती है, मतलब इनमें जितना सेंसेशन होता है, इनमें जितनी संवेदनशीलता होती है उतनी संवेदनशीलता सामान्य कोशिकाओं में नहीं होती। ऐसे तो सामान्य कोशिकाएं भी अगर आप उनको थोड़ा सा स्टिमुलस कुछ देंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो उस उत्तेजना के अनुसार या उस आप कह सकते हैं कि जो भी आपने उसको स्टिमुलस दिया है उसके अनुसार वो अपनी सेंसिटिविटी शो करेंगे, अपनी संवेदनशीलता
प्रदर्शित करेंगे। लेकिन तंत्रिका उत्तक वाले वो हैं जो शरीर में कहीं पर भी संवेदना प्राप्त होती है, चाहे वो पेशी उत्तक की कोशिकाओं को मिल रही हो, चाहे वो किसी संयोजी उत्तक की कोशिकाओं को मिल रही हो, चाहे वो एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाओं को मिल रही हो, सभी जगह जितने भी शरीर के अंग, शरीर के भाग, शरीर की कोशिकाएं, शरीर के उत्तक हैं, उनको कहीं से भी अगर कोई उत्तेजना प्राप्त होती है तो उसके बाद वो फटाफट ट्रांसफर हो जाती है किधर, तंत्रिका उत्तक और उनकी कोशिकाओं के पास, जिसकी वजह से तंत्रिका उत्तक जो है वो शरीर को प्राप्त इन संवेदनाओं और मस्तिष्क से प्राप्त शरीर से प्राप्त संवेदनाओं को सीधा मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो मस्तिष्क होता है वही हमारा कंट्रोल सेंटर है, वहीं पर सारी इंफॉर्मेशन जाकर जो है वो इकट्ठा होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, मस्तिष्क जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है और उस प्रतिक्रिया के अनुसार हमारा शरीर या उसके अंग या उत्तक जो है वो काम करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शरीर को प्राप्त जो भी संवेदनाएं होंगी उनको मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त जो भी रिस्पॉन्स होंगे, जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसके संचरण का कार्य कौन करेगा, ये तंत्रिका उत्तक करेंगे। तो मोटे तौर पर जब हम जंतु उत्तक की बात करते हैं तो यहां पर जंतु उत्तक में हमें याद रखना है कि ये जंतु उत्तक जो है ये मानव के संदर्भ में अगर देखेंगे तो 4 प्रकार के उत्तक होंगे, एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, है ना। 4 तरीके के टिश्यू जो है वो आपको दिखाई देंगे। ओके, अब आइए एक एक करके हर एक टिश्यू का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हर एक टिश्यू को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से टिश्यू किस संरचना में दिखाई देते हैं, किस प्रकार की संरचना बनाते हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनके कार्य क्या है। तो यहां पर आपको मैं बताऊं, सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले टिश्यू की, तो इसको हम बोलते हैं एपिथेलियमी उत्तक या एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे या एपिथेलियमी उत्तक बोलेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए यहां पर नाम लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियमी उत्तक बोलेंगे इसको। ठीक है, ये जो एपिथेलियमी उत्तक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये क्या करेंगे, शरीर के अलग अलग अंगों का आवरण बनाने का काम करेंगे, वहां पर उसकी कवरिंग बनाएंगे, है ना, या फिर नीचे उसका अस्तर बनाते हैं। अस्तर का मतलब क्या है, लाइनिंग आप समझते हैं, है ना, लाइनिंग। जैसे आप बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन कपड़ों से सपोज किया कि शरीर के मतलब कपड़े पतले हैं और शरीर का जो आंतरिक हिस्सा है वो दिखने की स्थिति होती है, तो उस कपड़े के नीचे जो आप कपड़ा सिलाते हैं उसके नीचे क्या है, एक लाइनिंग, एक जो है वो लेयर लगा देते हैं, उसको हम अस्तर बोलते हैं। तो एपिथेलियमी उत्तक का भी काम है कि कई जगहों पर ये अस्तर बनाने का काम करते हैं, कई जगह पर ये लाइनिंग बनाने का काम करते हैं या फिर आवरण बनाने का काम करते हैं, उसको ढकने का काम करते हैं। जो एपिथेलियमी उत्तक होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार जो है यहां पर आपको देखना है वो है शल्की एपिथेलियमी उत्तक, या फिर इसको अंग्रेजी में आप स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, शल्की एपिथेलियमी उत्तक या फिर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। कैसा टिश्यू है, तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखें। इस चित्र में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो शल्की एपिथेलियमी उत्तक होंगे, ये शल्क का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे मछली के शरीर के ऊपर जो शल्क होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, वो एक तरीके से मछली के पूरे शरीर को ढकने का काम करता है, कवरिंग बनाने का काम करता है। तो ये भी उसी तरीके से बनेंगे। अब चूंकि उत्तक आपने नाम लिया, इसलिए निश्चित रूप से यहां पर कोशिकाएं होंगी। यहां पर क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी, उन कोशिकाओं के समूह से ही यह उत्तक बना होगा। तो यहां पर जब आप शल्की एपिथेलियम में उत्तक की संरचना देखेंगे तो उस संरचना में आपको इस तरीके से ये उत्तक जो है चपटी और छोटी कोशिकाओं से मिलते हुए ना, पतली और चपटी कोशिकाओं से मिलकर ये बनती हुई दिखाई देंगी, और ये एक तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाने का काम करती है, एक अनवरत परत बनाने का काम करती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ जाएंगी। देखिए आपका शरीर जो है पूरा, अगर आप इस पूरे शरीर में कहते हैं कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कोशिका है, कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो लगभग 30 ट्रिलियन है ना, 30 खरब
30 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब 30 ट्रिलियन में अलग अलग चीजें बनी हैं। इसमें आपको शरीर का ढकने वाला जो है वो पूरा स्किन बना हुआ है, शरीर के अंदर बहुत सारे अंग बने हुए हैं, शरीर के अंदर बहुत सारी वाहिकाएं और नलिकाएं बनी हुई हैं। तो वहां पर जहां एपिथेलियमी ऊतक की बात करेंगे, ये जब भी अगर कवर करना है किसी चीज को, तो जब तक कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बनेगी, जब तक अनवरत परत नहीं बनेगी, तब तक कोई चीज आप ढक नहीं पाएंगे, उसकी लाइनिंग नहीं बना पाएंगे, उसका अस्तर नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जब भी इस तरह की पतली और चपटी कोशिकाएं मिलकर शल्की एपिथेलियमी ऊतक बनाती हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना कि ये एक अनवरत परत का निर्माण करेंगे, ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर का निर्माण करती हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी ऊतक होते हैं, ये ऊतक शरीर में अलग अलग जगह पर पाए जाएंगे और वहां पर लाइनिंग बनाने का काम करते हैं। जैसे आपकी आहार नलिका, या जिसको आप इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस जो है ये आपके फेरिंग्स वाले हिस्से, यानी जो आपका ये कॉमन पैसेज है, जिस कॉमन पैसेज में आपकी श्वास नलिका और भोजन नलिका दोनों ओपन होती है, उसके बाद का जो हिस्सा जो कि यहां से आगे भोजन को लेकर चलता है और भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का या आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, उसको आप आहार नलिका बोलते हैं। अब ये आहार नलिका एक नलिका है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो हिस्सा है, इसके अंदर की जो कैविटी है या गुहा जो है, उसकी कवरिंग बनाने या उसकी लेयर बनाने, अंदर की लाइनिंग बनाने का काम या अस्तर बनाने का काम जो है वो इसी शल्की एपिथेलियम की मदद से होता है। या फिर आपका जो मुख है, मुख गुहा या इसको ओरल कैविटी बोलते हैं, इस ओरल कैविटी में आप देखेंगे कि पूरा जो मुख है वो उसके ऊपर की जो लेयर बनती है ना, चाहे आपके वो चीक के पीछे वाला हिस्सा हो या आपके जबड़ों के पास वाला हिस्सा हो, जीभ के अगल बगल का हिस्सा हो, है ना, ये सारी चीजें जो है उन पर जो एक लाइनिंग, एक आवरण, जो सबसे पहली परत बनी होगी जिसको कि आप टच कर पाते हैं, वो किसकी बनी होगी? वो बनी होगी शल्की एपिथेलियम या फिर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, राइट। उसके बाद देखें हमारी त्वचा जो होती है, हमारी त्वचा, ये त्वचा भी किसकी बनी होती है? ये त्वचा भी बनी होती है शल्की एपिथेलियम की। हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा का निर्माण भी किससे हुआ है? शल्की एपिथेलियल से हुआ है, शल्की एपिथेलियम से हुआ है। तो त्वचा का निर्माण भी आप ध्यान रखेंगे, त्वचा हो गया, आहार नलिका और मुंह के अस्तर हो गए, ये सारी जो है वो शल्की एपिथेलियम से बनेगी। लेकिन जो त्वचा होती है, आप ध्यान रखेंगे कि त्वचा ये सिर्फ एक लेयर से नहीं बनी है, बल्कि हमसे ये बताया जाता है कि हमारी जो त्वचा है कई लेयर्स उसमें होती है, उस कई लेयर्स के शल्की एपिथेलियम से मिलकर ये त्वचा बनती है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर सिंगल लेयर होगी और मान लीजिए आपके शरीर में कहीं चोट लगती है, तो सबसे पहले जो कांटेक्ट में या उस चोट का जो सबसे पहला असर होगा वो शरीर के इस बाहरी हिस्से यानी त्वचा पर होगा। अगर त्वचा की सिर्फ एक ही परत हुई तो उस परत के ठीक नीचे आपकी पेशियां आ जाएंगी, और त्वचा अगर पतली रही तो त्वचा के क्षत विक्षत होने के बाद, उसके आप कह सकते हैं कि घावग्रस्त होने के बाद उसका असर सीधे कहां होगा? मसल्स पर होगा या पेशी उत्तक पर होगा। तो ऐसे में पेशी उत्तक तक किसी चोट को पहुंचने या किसी प्रकार के घाव बनने से पहले त्वचा की जो लेयर्स होती हैं उनको आप कहते हैं कि वो उसको सुरक्षित करने का काम करती हैं। एक लेयर हो गया जिसको एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके नीचे वाली लेयर हो गया जिसको मेसोडर्मिस बोलेंगे, सबसे नीचे वाली जो लेयर हो गई इसको हाइपोडर्मिस बोलेंगे। तो तीन तरह की परतें जो है वो त्वचा के पूरे इस स्तर को बनाने का काम करती हैं। चूंकि कई सारे स्तर हैं, चूंकि कई सारी लेयर्स हैं, इसलिए इनको हम स्तरित शल्की एपिथेलियम, ध्यान रखेंगे इनके लिए शब्द क्या यूज कर रहे हैं? स्तरित शल्की एपिथेलियम, या फिर इनके लिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टर्म का यूज करेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि यूं तो त्वचा भी जो है वो हमारी शल्की एपिथेलियम की ही बनी होती है, लेकिन चूंकि इस त्वचा के शल्की एपिथेलियम की कई सारी लेयर्स, कई सारे स्ट्रेटा होते हैं, इसलिए इनको कई सारे स्तर होते हैं, इसलिए इनको जो है वो हम स्तरित शल्की एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि प्रकार कई सारे मिल रहे हैं आपको, इसलिए ऑप्शन
क्वेश्चन सेटर को ऑप्शन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप सही ऑप्शन कौन सा चुनते हैं। तो या तो आपको अगर आपसे ये पूछे कि जो त्वचा होती है वो किस प्रकार के टिश्यू से बनी होती है और वहां पर आपके पास स्तरशल की एपिथेलियम जैसा ऑप्शन हो, उसके अलावा स्तंभाकार एपिथेलियम जैसा ऑप्शन हो, या फिर आपके पास घनाकार एपिथेलियम टिश्यू का ऑप्शन हो, तो आपको ये चुनना है। चूंकि आपके पास ऑप्शन कई होंगे इसलिए आपको वहां पर चुनना होगा सही ऑप्शन, और सही ऑप्शन के लिए आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए देखना पड़ेगा कि शरीर का कौन सा अंग किस प्रकार के शल्कीय एपिथेलियम से बना है। कुछ कॉमन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बताया कि अगर एपिथेलियल टिश्यू है तो ये आवरण बनाने का ही काम करेंगे, कहीं पर भी पाएंगे ये आवरण बनाने का काम करेंगे। शल्कीय एपिथेलियम चूंकि फ्लैट और थिन सेल्स से मिलकर बनती है और कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाती है, तो शरीर में जहां पर भी आपको कॉन्टिन्यूअस लेयर दिखाई दे कहीं पर भी, तो आप बोलेंगे कि ये शल्कीय एपिथेलियम के होंगे। और त्वचा तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी, क्योंकि शरीर के निचले अंग से लेकर आपके सिर वाले अंग तक, है ना, सर तक जो है पूरा का पूरा ढका हुआ है स्किन से, है ना। हर जगह आपको स्किन दिखाई दे रही है, कहीं मुड़ गई है, कहीं अंदर की ओर चली गई, कहीं बाहर की ओर आ रही है, लेकिन हर जगह जो है वो स्किन ने ढक रखा है शरीर को ऊपर से। तो इसलिए स्किन तो निश्चित रूप से शल्कीय एपिथेलियम के ही उदाहरण में आएगा। और दूसरा कि स्किन मैंने बताया एक लेयर नहीं होगी बल्कि कई सारी लेयर्स होगी। इसलिए कई सारी लेयर्स होगी क्योंकि स्किन के लेयर्स होने की वजह से जो आंतरिक अंग हैं या आंतरिक उत्तक है उनको सुरक्षा मिलती है, ठीक है, उनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए हमें उन्हें याद रखना है। ओके, इसके बाद आइए दूसरे एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ये जो दूसरा एपिथेलियल टिश्यू है शल्कीय एपिथेलियम के बाद, इसको हम कहेंगे क्या, कॉलमनर एपिथेलियम या फिर स्तंभाकार, है ना, स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक, ठीक है। देखिए जिनको आप स्तंभाकार बोल रहे हैं, निश्चित रूप से जो कोशिकाएं होंगी वो स्तंभ के रूप में या पिलर लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। पिलर जैसे ही शब्द हमारे जहन में आता है तो हम हमेशा किसी सिलिंड्रिकल लंबे चीज की कल्पना करते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं दिमाग में कि कोई चीज ऐसी होगी जो खंबे की तरह लंबी होगी इस तरीके से, और थोड़ी सी इस तरीके से संकुचित होगी, पतली होगी, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो पिलर लाइक हो गया। ओके, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक है ना, स्तंभाकार जो एपिथेलियमी उत्तक है, ये उत्तक किससे बने हुए हैं, इसी तरीके की लंबी कोशिकाओं से ना, जो स्तंभ की तरह है, लंबी कोशिकाओं से। लेकिन इसमें एक विशेष चीज आपको दिखाई देगी कि इस प्रकार के उत्तक को बनाने वाली कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इन कोशिकाओं के आधार में आपको दिखाई दे रहा है ना। यहां पर जो है वो इन कोशिकाओं के आधार में आप देखेंगे कि इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। और बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का जो हिस्सा है इन कोशिकाओं में अगर आप देखेंगे तो बाकी का जो हिस्सा है उसमें साइटोप्लाज्म है या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उनको आप कह सकते हैं कि उसमें बाकी के कोशिकांग वगैरह होंगे, लेकिन केंद्रक कहां होगा, नीचे की ओर होगा, तल की ओर होगा, आधार की ओर होगा। ओके, इसके बाद देखें ये कहां पाए जाएंगे स्तंभाकार एपिथेलियम, तो कहा कि जिन अंगों को एक विशेष काम करना होगा, किस चीज का काम, या तो वहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा या वहां पर स्राव या किसी चीज का सिक्रीशन हो रहा होगा, उन जगहों पर स्तंभाकार एपिथेलियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उन जगहों पर स्तंभाकार एपिथेलियम मिलेंगे। ये जो स्तंभाकार एपिथेलियम है ना, ये ऐसे अंगों के अस्तर को बनाने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी आंतों का उदाहरण यहां पर दिया गया है। आंतों में आपको पता है कि जो विशेष तौर पर छोटी आंत की अगर बात करें तो छोटी आंत हमारे शरीर का वो अंग है जहां पर पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, पूर्ण होने के बाद जो पचित भाग है अब ऐसे सरल रूप में आ गया है कि उसका अवशोषण कराना है और शरीर में अवशोषण करा के उसे रक्त में डाल देना है, ब्लड में डाल देना है, ताकि ब्लड के सर्कुलेशन से वो पोषक तत्व आपके शरीर के हर हिस्से में, हर कोशिका तक पहुंचा दिया जाए। तो इसमें आंतों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इन आंतों का जहां पर आंतें क्या है, नलिका के रूप में है,
अब उन आंतों के अंदर की जो गुहा है या उनकी जो कैविटी है, उनका जो ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन वाले स्ट्रक्चर को कवर करने का या उसकी लाइनिंग बनाने का काम कौन करेंगे? स्तंभाकार एपिथेलियम करेंगे, है ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये काम कौन करेगा? स्तंभाकार एपिथेलियम करेंगे। ओके, कुछ अंग विशेष में स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है? पक्षमाभ यानी कि सीलिया होते हैं। अब ये सीलिया क्या होते हैं वो आप इस चित्र से देख सकते हैं, ठीक है। वो जरा आप जो है वो इस वाले चित्र से देख लीजिए। मैं यहां पर थोड़ा सा अगर कुछ लाइट कलर सा मिल जाए तो मैं उसको जो है यहां पर यूज कर लेता हूं। ओके, ये आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो आपको ठीक है। इन कोशिकाओं को देखिए आप, इन कोशिकाओं में आपको कोशिका के ऊपर की ओर क्या दिखा रहे हैं? इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे लहराता हुआ देखेंगे। और लहराता हुआ क्यों है? तो कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है जब जिन अंगों की लाइनिंग इस प्रकार की कोशिकाएं या इस प्रकार के ऊतक बनाते हैं, जिनके एक किनारे पर जो है वो इस तरीके से लहराते हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, जिनको हम पक्षमाभ या फिर सीलिया बोलते हैं, तो ये शरीर के अंदर कुछ अगर श्रावित हो रहा है, शरीर के अंदर अगर कुछ चीजें बन रही हैं ऐसी जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या करेंगी? वो इस तरीके से लहराकर उन चीजों को इकट्ठा करने का काम करेंगी। अब इसका उदाहरण मैं देता हूं, उससे आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट समझ में आएंगी। देखिए, ये जो पक्षमाभ है, जैसे कि हमारी श्वास नलिका है ना, हमारी श्वास नलिका है। इस श्वास नलिका से होकर जो आपने ब्रीदिंग के दौरान सांस खींची है या बाहर के वायुमंडल से वायु जो है उसको खींचा है, तो उस वायु में ऐसा तो है नहीं कि हमारे नॉस्ट्रिल के बाहर या हमारे जो नासिका छिद्र है उसके बाहर कोई ऐसा स्ट्रक्चर या कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया हो जिस मैकेनिज्म से जो ऑक्सीजन है वायु से सिर्फ वही हमारे अंदर जा रही हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम जब भी सांस खींचते हैं तो पूरी की पूरी हवा अंदर जाती है। सांस खींचने पर क्या है? पूरी की पूरी हवा अंदर जाती है, वायु अंदर जाती है। और ये वायु जब अंदर की ओर खींचती है तो हमारे फेफड़ों में जाने के बाद और फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों से पहुंचने के बाद लास्ट में ये एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई वो छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रोंकियोल्स या श्वसनिकाओं के सबसे अंत में लगे हुए होते हैं। बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे इस तरीके से बलून लाइक छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां तक हवा पहुंचती है। और उसके बाद उस बलून लाइक स्ट्रक्चर में हवा के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब हवा में जो अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं, सबका अपना अपना जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है ना। सभी अपने अपने जो है वो पार्शियल प्रेशर को वहां पर उस एल्वियोलाई के वॉल पर लगाते हैं। और एल्वियोलाई के वॉल के दूसरी ओर जो है यानी बाहर की ओर जो है वहां पर रक्त की केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज जो है वो रक्त को लेकर आती है, जिस रक्त में हीमोग्लोबिन होता है विशेष रूप से उनके आरबीसी पर, और हीमोग्लोबिन लेकर आया हुआ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड की भी अपनी एक अब उनका अपना एक प्रेशर होगा, उनका एक पार्शियल प्रेशर या एक दाब होगा। अब इस दाब में जो अंतर होता है, एल्वियोलाई में जो गैसें भरी हुई हैं उनमें विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, और एल्वियोलाई के दीवार से बाहर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है, उस अंतर के कारण वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। यानी एल्वियोलाई के दीवार के आर पार इन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब जो एल्वियोलाई में गैस भरी है, गैसें अलग अलग भरी हो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, तो उसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। एल्वियोलाई के वॉल के दूसरी तरफ जो ब्लड लेकर आया है उसमें शरीर के अलग अलग
हिस्सों से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा इकट्ठा किया है और उस हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस ओर ज्यादा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस ओर जो होगा वो कम होगा। ऐसे में जिधर से जिस चीज का अधिक पार्शियल प्रेशर होगा उधर से वो कम पार्शियल प्रेशर वाले की तरफ क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा, यानी उसका विसरण हो जाएगा। और इस तरीके से एल्वेलाई के वॉल से होकर ऑक्सीजन जो कि बाहर की वायु में है वो पार करके हीमोग्लोबिन पर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर रक्त के हीमोग्लोबिन पर ज्यादा है वो पार करके एल्वेलाई के वाल को बाहर की वायु में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि सांस छोड़ने में हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। एक्चुअल में वहां होता यह है कि जब आप सांस छोड़ रहे होते हैं तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा लेकर वो वायु जो है वो बाहर आ रही होती है। वास्तविकता ये है। ओके, खैर हमें वो नहीं समझना था। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो बाहर से आपने वायु खींची है उस वायु में सिर्फ गैसें ही नहीं है। अगर आप एयर के कंपोनेंट्स को समझेंगे तो एयर में 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें? तो कहते हैं कि एयर में मिल रहा है एक तो बहुत सारी गैसें, दूसरा जो है वो एयर में वाटर का इवापोरेटेड फॉर्म मिलता है या जिसको आप जलवाष्प या फिर वाटर वेपर बोलते हैं, और तीसरी चीज जो वहां पर मिल रही है वो मिल रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स यानी जिनको आप धूलकण कहते हैं। ठीक है, तो अब जब आपने हवा खींची अंदर तो क्या ये सारी चीजें छटकर सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है? ऐसा नहीं, मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया। तो पूरी की पूरी हवा गई, हवा गई इसका मतलब गैसें गई, गैसों के साथ साथ जलवाष्प भी गया और उसके साथ साथ जो धूलकण है वो भी गए। अब ये जो धूलकण है वो जब अंदर जाएंगे तो वो आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब ये हवा हमारे श्वास नलिका से होकर गुजर रही होती है तो श्वास नलिका की दीवार के चारों ओर जो है वो कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ श्लेष्मा स्रावित करने वाली आप कह सकते हैं, श्लेष्मा का मतलब हो गया एक चिपचिपा प्रकार का पदार्थ होता है। ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो उत्तक होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उस झिल्ली से इस तरीके का म्यूकस या इस तरीके का चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकल रहा होता है। और जो धूलकण हवा के साथ गए हुए हैं वो धूलकण उस चीज में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, उस चिपचिपे पदार्थ में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और उस नलिका के बाद आगे देखें श्वसनी, श्वसनिका, इन सारी चीजों से होकर जो हवा है वो लास्ट में एल्वेलाई तक पहुंच जाती है, बहुत कम या नगण्य मात्रा में धूलकण के साथ। या कई बार आप अगर स्वच्छता से रहते हैं तो और मास्क वगैरह का यूज करते हैं तो शायद धूलकण भी उतने न जाए। अब जो श्वास नलिका के चारों तरफ ये आवरण बनाने वाले पक्षमाभ युक्त स्तंभाकार एपिथेलियमी टिश्यू है या सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, इनके पक्षमाभ इस तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जो म्यूकस जिसमें कि कुछ धूलकण भी सटे हैं वो म्यूकस जो पूरी श्वास नलिका में भरा है उस म्यूकस को इस तरीके से मूवमेंट अपना करा के एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो जब एक जगह म्यूकस ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो आपको थोड़ा सा कंजेशन महसूस होता है, आप थोड़ा सा कफ करते हैं और उसके बाद वो जो स्पिट है उसको आप शरीर से बाहर कर देते हैं ना, जो थूक है उसको बाहर कर देते हैं। उसमें आप देखेंगे कुछ चिपचिपा पदार्थ या कफ जैसी चीजें जो है वो आ रही होंगी। ठीक है, तो वहां पर इस पक्षमाभ युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम का या सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का काम होगा। मुख्य रूप से इनकी विशेषता क्या है कि इनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जिनको पक्षमाभ या सीलिया बोल रहे हैं ये अपने मूवमेंट से चीजों को एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं, ये इनकी विशेषता है। तीसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम दिखाई देंगे। ये जो घनाकार एपिथेलियम होते हैं, ये जो घनाकार एपिथेलियम होते हैं या फिर जिनको आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, निश्चित रूप से ये इंप्रेशन जा रहा होगा कि जो घनाकार एपिथेलियम होंगे ये निश्चित रूप से घनाकार होंगे, यानी ये क्यूब के आकार में होंगे। लेकिन देखिए ये वैसे तो बनी है कोशिकाओं से, जिन कोशिकाओं का आकार अगर आप दूर से देखेंगे तो वो क्यूब की तरह दिखाई देगा, इसलिए इन्हें क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। न कि कोशिकाएं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्यूब के रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल फॉर्म में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब आप इनको देखते हैं तो ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर का इंप्रेशन देते हैं।
है ना। इस तरीके से इनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई जैसी जो है वो हमें प्रतीत होती है, तो हम इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब निश्चित रूप से कॉलमनार वाले से भिन्न कोशिका दिख रही है और शल्की वाले से भी भिन्न दिख रही है। ये थोड़ी सी मोटी परत के रूप में है। तो मोटी परत होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, देखिए शरीर में कहीं पर भी इस तरीके से कोई मोटी और मजबूत चीज दिखाई दे तो वो शरीर में कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन्स को या जहां पर भी हैं उनको एक तरीके का सपोर्ट, एक तरीके का सहारा प्रदान करने का काम करेंगे। तो उस तरीके से जो घनाकार एपिथेलियम होता है ये भी क्या करता है, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। इनकी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी में घनाकार दिखाई देती हैं, चूंकि क्यूब के फॉर्म में दिखाई देती हैं इसलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल दिया, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। और ये कहां पाई जाती हैं, तो ये दो मुख्य जगह पर इस तरीके के क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगे। एक तो वृक्कीय नली यानी आपके किडनी की जो नलिकाएं हैं, है ना, वहां पर ये मिलते हैं, और दूसरा ये मिल जाती है आपकी लार ग्रंथियों में। लार ग्रंथियों का मतलब जिन ग्रंथियों से आपके मुख गुहा में लार श्रावित होता है, यानी कि वहां पर जो सलाइवा है वो आता है ना, तो उन ग्रंथियों का निर्माण करने, चूंकि ये ग्रंथियां जो है वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो इन ग्रंथियों का निर्माण करने में जो है ये घनाकार एपिथेलियम या फिर आप कह सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो काम देते हैं। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रायः किसी पदार्थ के श्राव की विशेषता को अर्जित कर लेती है। श्राव की विशेषता का मतलब हो गया कि ये किसी चीज को सिक्रीट करने या श्रावित करने का काम करती है। जैसे अभी मैं बता रहा था आपसे लार ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथि जो है वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो तो उन क्यूबॉइडल एपिथेलियम को क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल एपिथेलियम जो है वो कहा जाता है। ग्रंथिल एपिथेलियम में परिवर्तित होने के लिए जो घनात्कार एपिथेलियम होते हैं ये अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और अंदर की ओर मुड़ के ग्रंथिनुमा संरचना बनाते हैं या ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लैंड की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनने का आपको दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये एपिथेलियल के जो तीन हिस्से हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये तीन हिस्से कहां पाए जा रहे हैं, एक तो संरचना आपको चित्र में दिखाई दी होगी, और दूसरा आपको बताया मैंने कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये मुख्य रूप से कहीं पर भी पाए जाएंगे तो ये आवरण बनाने का काम करेंगे, ये कवरिंग बनाने का काम करेंगे या अस्तर या लाइनिंग बनाने का काम करेंगे। ठीक है, अब आइए दूसरे टिश्यू की बात कर ले। जो दूसरा टिश्यू है इसको आप संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ध्यान रखें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे या संयोजी उत्तक बोलेंगे। संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। मैंने पहले भी बताया कि जो संयोजी उत्तक होंगे इनका क्या काम होगा, शरीर के विभिन्न उत्तकों या अंगों को संयोजित करना या उनको जोड़ने का काम इन्हें करना है। तो ये जोड़ने का काम करेंगे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने देते हैं इनको। इन उत्तकों की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने शल्की एपिथेलियम में देखा कि कोशिकाएं एकदम प्रॉपर जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और एक तरीके का कॉन्टिन्यूअस लेयर बना रही हैं, एक तरीके के अनवरत परत बना रही हैं। यहां पर संयोजी उत्तक में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप देखें कि ब्लड में, जैसा हमने कहा कि ब्लड बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, लेकिन क्या कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं? नहीं। आरबीसी जो है वो ब्लड के साथ तैरता हुआ नजर आएगा, डब्ल्यूबीसी ब्लड के साथ तैरता हुआ नजर आएगा, प्लेटलेट्स ब्लड के साथ तैरती हुई नजर आएंगी। सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो उत्तक अभी आपको मैं बताऊंगा उनमें भी आप देखेंगे कि कोशिकाएं जो है वो अलग अलग हैं। कोशिकाएं जो है वो एक साथ जुड़ी नहीं है, या फिर अगर जुड़ी भी हैं, अगर पास में भी है तो पास में एक दूसरे से सटी हुई है, एकदम जो है वो कनेक्ट नहीं है, जैसा कि आपको शल्की एपिथेलियम में दिखाई दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है वो कोशिकाएं जो है वो आपस में कम जुड़ी होती हैं, और कम जुड़ी होंगी तो क्या होगा कि एक कोशिका यहां है, दूसरी यहां है, तीसरी यहां है। तो यहां पर जैसा आपको चित्र में दिखाया कि इनके बीच में इस तरीके का कुछ मटेरियल होगा, जिन मटेरियल को आप मैट्रिक्स बोलते हैं या इनको अंतर कोशिकीय आधात्री बोलते हैं। आधात्री का मतलब
जो इस कोशिकाओं को आधार प्रदान करने का काम करें, उनको आप आधात्री बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। एक तरीके का आप कह सकते हैं कि सेमी फ्लूइड टाइप का, है ना, पूरी तरीके से ठोस भी नहीं होगा और पूरी तरीके से तरल भी नहीं होगा, एक सेमी लिक्विड टाइप से या सेमी फ्लूइड टाइप का मटेरियल होगा। और उस मटेरियल में ये कोशिकाएं क्या होंगी, इस तरीके से अलग अलग कोशिकाएं जो हैं वो आपको धसी हुई दिखाई देंगी, है ना, अलग अलग कोशिकाएं जो हैं वो इस तरीके से धसी हुई सी दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसा करके आप इन कोशिकाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके ये कोशिकाएं जो है वो धसी हुई सी दिखाई देंगी। ओके, तो अब ये कोशिकाएं आधात्री में धसी हुई मिलेंगी। यहां पर हम जितने भी संयोजी ऊतक पढ़ेंगे उनमें हम ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हर एक कोशिका में जो आधात्री या मैट्रिक्स बन रहा है वो वाकई में किस प्रकार का है, या फिर क्या बिना आधात्री वाले या बिना मैट्रिक्स वाले भी यहां पर जो है वो हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं क्या, तो हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं एक विशेष प्रकार के ऊतक की, संयोजी ऊतक की, जो कि हमारे पूरे शरीर का स्केलेटन बनाने या हमारे शरीर के पूरे कंकाल तंत्र को बनाने में मदद करते हैं। इनको हम बोलते हैं बोन या अस्थियां। देखिए, अस्थि या बोन जो होते हैं, है ना, ये शरीर के पूरे ढांचे को बनाते हैं और साथ के साथ मुख्य अंग जितने भी हैं शरीर को, उनको सहारा प्रदान करने या उनको सपोर्ट देने का भी ये काम करते हैं। जैसे कि आपका जो लंग्स है, ये लंग्स एक तरीके से सुरक्षित है या सपोर्ट किसको मिला हुआ है, किसका, उस लंग्स के चारों तरफ जो अस्थियों से बने हुए रिब्स है या अस्थियों से बनी हुई जो पसलियां हैं, उन पसलियों ने उनको सहारा दे रखा है। तो ऐसे शरीर के कई सारे हिस्से मिलेंगे जहां पर आपको ये अस्थियां अंगों को सहारा देती हुई नजर आएंगी। ठीक, इसके बाद यहां पर हमें ये जानना है कि अब चूंकि ये संयोजी ऊतक है ना, ये क्या है, ऊतक है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी क्या होंगी, कोशिकाएं। और अगर कोशिकाएं होंगी तो अस्थि वाले में आपको याद रखना है कि अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ये ऑस्टियोसाइट्स स्पेशली, इनको आप बोन सेल्स भी बोल सकते हैं, इनको आप अस्थि की कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और साथ के साथ ये अस्थि की कोशिकाएं जो है वो इस तरीके से आधात्री में या एक प्रकार के मैट्रिक्स में जो है वो धसी हुई होती है, क्योंकि ये कोशिकाएं एक साथ ऐसे मिलकर कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बना रही हैं, बल्कि ये कोशिकाएं उस मैट्रिक्स में अलग अलग जगह से ऐसे क्या है, धसी हुई सी है। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है या इनकी जो आधात्री होती है, ध्यान रखना है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के लवण होते हैं, जिन लवणों से मिलकर ये एक प्रकार से ठोस आधात्री के रूप में जो है वो निर्माण करती है। और इसी ठोस आधात्री में या इसी आप कह सकते हैं कि सॉलिड मैट्रिक्स में जो ऑस्टियोसाइट्स है या अस्थि की कोशिकाएं हैं वो धसी हुई होती हैं। हम अपने शरीर में जब हड्डियों को देखते हैं तो आपने हड्डियों को हमेशा एक सॉलिड फॉर्म में देखा होगा। वो सॉलिडिटी उनकी जो है, उनकी जो दृढ़ता है या फिर उनकी जो कठोरता है, वो किस रूप में दिखाई देती है, वो ठोस रूप में इसलिए दिखाई देते क्योंकि उनका मैट्रिक्स ठोस है। और दूसरी आपको चीज बताऊं कि ये ठोस मैट्रिक्स बना किसका है, ये बना है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर। तो कैल्शियम और फास्फोरस का होना वो एक प्रकार से बोन को मजबूती प्रदान इस प्रकार से करता है कि बोन के मैट्रिक्स में अगर कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में है तो वो मैट्रिक्स पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, ठोस रूप में दिखाई देगा और हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो मैट्रिक्स थोड़ा सा, उस जो ठोस हिस्सा है वो ढीला पड़ेगा, और ऐसे में अगर आप उस ढीले हिस्से पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, वो टूट सकता है, उसमें जो है वो दरार आ सकती है। तो इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बोन में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, ज्यादा प्रेशर पड़ने से बोन जो है वो टूट जाता है, तो उस केस में जब डॉक्टर उस बोन को जोड़कर आप प्लास्टर कर देते हैं उस हिस्से पर, या बोन एकदम से टूट गया, ऐसी परिस्थिति में आ गया जहां पर जो है वो बोन को तुरंत जोड़ पाना बड़ा मुश्किल है, तुरंत तो खैर किसी भी केस में नहीं जोड़ते, टाइम लगता है, लेकिन अगर बोन टूट गया इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स की एक कॉन्टिन्यूटी थी वो मैट्रिक्स भी बीच में क्या हो गया, टूट गया। अब बोन के बीच में आ गई दरार, बन गई जगह,
उस जगह को भरना है तो जगह को भरने के लिए आप कोशिकाएं तो बाहर से दे नहीं सकते, आप क्या प्रदान कर सकते हैं उसको, आप उसको वो उसका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो मैट्रिक्स बना है। ये रॉ मटेरियल क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के लवण है। तो इसलिए ये कैल्शियम और फास्फोरस के जो लवण हैं उनके रूप में, उन सॉल्ट्स के फॉर्म में जो दवाइयां हैं वो आप कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, और उन कैल्शियम की गोलियों से जब आपका रक्त उस कैल्शियम को लेकर शरीर में घूमता है और हड्डियों का जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स उस कैल्शियम को प्राप्त करता है, तो फिर से वहां पर कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू होता है, और जो दरार बन गई है हड्डियों में फ्रैक्चर के कारण, वो दरार धीरे धीरे भर जाती है, आपकी हड्डी जो है वो जुड़ जाती है। तो यह स्थिति है। मतलब कहने का यह है कि अगर शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में तो आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत रहेंगी। ठीक, इसलिए हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो आपको आवश्यक है कि आप कैल्शियम युक्त, ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाना है, क्योंकि शरीर में अगर किसी चीज की कमी से आपको कोई दिक्कत आ रही है तो किसी चीज की अधिकता भी आपके शरीर में दिक्कत पैदा कर सकती है। कैल्शियम की अधिकता भी आपके शरीर में अलग अलग तरीके की व्याधियां या बीमारी करा सकते। इसलिए बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं खाना है, लेकिन अपने फूड में इतना कैल्शियम जरूर आप लें जिससे कि आपकी हड्डियों को दैनिक रूप से, डेली बेसिस पर जो है पर्याप्त कैल्शियम और पर्याप्त फास्फोरस मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद आइए हड्डियों के बाद दूसरे संयोजी उत्तक को देखें। इस दूसरे संयोजी उत्तक को आप स्नायु या अस्थि बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, स्नायु या अस्थि बोल सकते हैं, या इसको आप स्नायु या अस्थि बंधान तंतु बोल सकते हैं, या हड्डियों को बांधने वाले, है ना, हड्डियों को बांधने वाले फाइबर बोल सकते हैं। तंतु का मतलब फाइबर। ठीक, इनका नाम क्या है, इनका नाम है लिगामेंट। देखिए अस्थियां बन गई तो एक हड्डी यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, ये सारी हड्डियां तो अलग अलग बनी है। अब इन हड्डियों को एक साथ रखना है तो इसके लिए आपको किसी ना किसी तरीके से इन हड्डियों को एक साथ नजदीक लाकर और उनको बांध कर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये अस्थि बंधन तंतु या इस लिगामेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो लिगामेंट है वो अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे बायोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं इन एग्जाम्स में, कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से ज्वाइन करता है या अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। अस्थियों से अस्थियों को जोड़ने का काम जो करेंगे वो करते हैं लिगामेंट। वो कौन करेगा, लिगामेंट करेगा, या जिनको आप स्नायु या अस्थि बंधन तंतु बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी कोशिकाओं को हम लिगामेंट सेल बोलते हैं, या इनकी कोशिकाओं को हम लिगामेंट की कोशिका बोलते हैं, या स्नायु की कोशिकाएं बोलते हैं। स्नायु जो होते हैं ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं। ये क्या होते हैं, लचीले होते हैं या फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी इनमें मजबूती बहुत होती है। अब भाई अस्थि जैसे चीज को, जो कि शरीर के पूरे ढांचे को बना रहा है, शरीर को चलाने में इन अस्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अस्थियां जो है वो मूव कराते हैं जब हम मसल्स के साथ मिलाकर, तो उसकी वजह से ये जो है शरीर में मूवमेंट होता है। शरीर पूरी तरीके से स्थिर और बैलेंस्ड फॉर्म में खड़ा है, उसमें भी अस्थियों का एक विशेष रूप में जो है वो अरेंज्ड रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि इन अस्थियों को जो जोड़ने वाले तंतु हैं वो क्या हो, काफी मजबूत हो, काफी जो हो वो शक्तिशाली हो। तो इस तरीके से स्नायु जो होता है वो काफी मजबूत होता है, लेकिन चूंकि मूवमेंट कराना है इसलिए इनका फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, दो अस्थियों को आपने अगर, जैसे दो लकड़ियां हैं इस तरीके से ले ली आपने और उसको अलग लकड़ियों से कील मारकर ठोक दिया, तो अब ये लकड़ी मूव करेगी क्या, नहीं, क्योंकि जिस चीज से आपने जोड़ा है वो क्या है, वो भी अपने आप में रिजिड है, वो भी अपने आप में दृढ़ है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहता स्नायु का या लिगामेंट का, तब तो हड्डियां मूव ही नहीं करती। चूंकि हड्डियों को मूव कराना है, आपको अंग को जोड़ों के पर से क्या करना है, मूव करना है, मोड़ना है, तो इसके लिए उनको जोड़ने वाले जो तंतु होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए या फिर लचीले होने चाहिए। ऐसे में स्नायु जो होते हैं वो काफी लचीले होते हैं, और स्नायु में जो इनका लचीलापन है वो इसलिए होता है क्योंकि इस स्नायु में जो स्नायु की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के लिए, या वो कोशिकाएं जो धसी होती हैं उनमें मैट्रिक्स कम होता है। देखिए मैट्रिक्स ज्यादा रहेगा तो मैट्रिक्स ही अपना काम ज्यादा करेगा। मैट्रिक्स क्या करेगा, कोशिकाओं को इकट्ठा करके एक जगह रखने का काम करेगा, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो मैट्रिक्स कम होता है उसके कारण जो लिगामेंट के
उत्तक होते हैं या ये जो टिश्यू होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये लचीले होते हैं, और इसलिए हड्डियों को उनके जोड़ों के पास से मूव कराने के लिए इनका लचीलापन जो है वो बहुत काम देता है। ठीक, तीसरे प्रकार की जो उत्तक है, संयोजी उत्तक, इसको आप टेंडन या हिंदी में इसके लिए कंडरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का? कंडरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं? तो जो टेंडन होते हैं इनका मुख्य काम होता है कि ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए जो मांसपेशियां हैं, अगर जो मांसपेशियां हैं, मान लीजिए कि आपने एक लकड़ी लिया और उस लकड़ी को अभी आपको ढकना है, इस तरीके से ढकना है कि जिस चीज से आपने ढका है वो उस लकड़ी के साथ हमेशा जुड़ा रहे। आप इधर उधर लकड़ी को अगर ले जा रहे हैं तो अगर किसी कपड़े से ढक रहे हैं तो वो कपड़ा अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या होगा, वहां से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर मांसपेशियां जो है वो सिर्फ कवर करें आपके बोन्स को और वो बोन्स के साथ जुड़ी नहीं रहे, तो मांसपेशियां जो है वो बोन्स के मूवमेंट में या जोड़ों पर जो आपके बोन्स सहारा देकर मूवमेंट का काम कर रहे हैं, गति देने का काम कर रहे हैं, वो काम मसल्स नहीं करा पाएंगे, वो काम पेशियां नहीं करा पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ प्रॉपर जुड़ी हुई नहीं रहेंगी। तो इसलिए मसल्स को बोन से जोड़ने का जो है वो काम बहुत आवश्यक है, और इसलिए वैसे उत्तक या वैसे टिश्यू जो कि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ये जो टेंडन होते हैं वो फाइब्रस होते हैं स्ट्रक्चर में या रेशेदार होते हैं, और रेशेदार होने के साथ साथ इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये लिगामेंट की तरह फ्लेक्सिबल नहीं होते। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिगामेंट के कंपैरिजन में क्या होती है? थोड़ी कम होती है। यानी ये सीमित रूप से या लिमिटेड टाइप से जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और साथ के साथ ये भी जो होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। आपके मसल्स का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपकी हड्डियों का मजबूत होना या फिर आपके लिगामेंट का मजबूत होना, क्योंकि अगर ये चीजें मजबूत नहीं रहेंगी तो आप शरीर को जिस प्रकार से मोड़ते हैं, शरीर को जिस प्रकार से अलग अलग तरीकों से गति कराकर शरीर के विभिन्न अंगों को काम लेते हैं, तो अगर इनमें मजबूती नहीं रहेगी तो आप या तो काम करते करते उनमें जो है वो पेन पैदा हो जाएगा, या फिर आप करते हैं कि वो काम कर पाने में सक्षम ही नहीं रहेंगे कुछ देर के बाद। तो इसलिए इनका मजबूत होना जो है वो काफी आवश्यक है। इनमें भी अगर आप टेंडन्स में भी देखेंगे तो इनमें भी बहुत सीमित आधात्री होती है, या फिर आप बोलते हैं कि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो भी कम होता है। सीमित आधात्री होने के कारण ये भी क्या होते हैं? लचीले होते हैं। जैसे कि हमने किस में पढ़ा? लिगामेंट में पढ़ा कि लिगामेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित रूप से लचीले होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड टाइप से वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो ये चीज यहां पर नजर आई। जो चौथा टिश्यू आपको बताना है वो क्या है? उपास्थि है या कार्टिलेज है। कार्टिलेज के विषय में आपको याद रखना हमेशा, आप कह रहे हैं उपास्थि, यानी जहां पर अस्थियां काम में नहीं आ सकती आपके शरीर में, लेकिन शरीर के उस भाग को सॉलिड दिखाना है, उस भाग को जो है वो प्रॉपर ठोस दिखाना है, तो वहां पर क्या काम आएंगे? वहां पर काम आएंगे आपके उपास्थि। ठीक, साथ के साथ यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि उपास्थियां एक तरीके से हड्डी की भांति ही दिखाई देती हैं, लेकिन हड्डी वाली प्रकृति नहीं होती इनमें। हड्डी के साथ क्या है कि वो कठोर होने के साथ साथ दृढ़ भी होता है, रिजिड भी होता है। लेकिन जो आपके कार्टिलेज होते हैं ये ठोस तो होते हैं, सॉलिड तो होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि आपके ईयर के इस बाहरी वाले हिस्से को देखें, अब ईयर का ये बाहरी हिस्सा ठोस है, ठोस होने के कारण ये प्रॉपर एक शेप में आपके कान के बाहर इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से मुड़ा हुआ भी है। मुड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि जो साउंड वेव्स हवा के साथ आपके इस हिस्से से टकराती हैं, तो इनका मुड़ा हुआ शेप इस तरीके का है कि वो उस हवा को परावर्तित करके, और साथ के साथ जो साउंड वेव्स आई हैं उन साउंड वेव्स को परावर्तित करके आपके इस कर्ण छिद्र से या जो ईयर का होल है उससे अंदर पहुंचा सके, और जो आपके कान का पर्दा है या जिसको आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को से टकराकर वो उसको क्या करा सके? वाइब्रेट करा सके। और इस वाइब्रेशन से जो साउंड है वो आपको अंदर जो फिर हड्डियां हैं और उसके साथ जो तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं वो उस सेंसेशन को रिसीव करें, उसको ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन उसको डिकोड करता है। तो डिकोड करने के बाद कौन सी चीज बोली जा रही है, क्या आवाज, क्या ध्वनि आ रही है, वो आप समझ पाते हैं अगर आपको वो लैंग्वेज आती है। तो ध्वनि में कई ऐसी भी प्रकार की होती है, जैसे आप चाइना में चले जाएं,
बोलने वाले लोग तो वहां पर भी बोलेंगे, लेकिन आपके ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो चाइनीज भाषा को चूंकि प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो भी सामने वाला बोल रहा है वो एक शोर के रूप में आपके कान में जा रहा है, आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे या आपका ब्रेन उसको इन्फर नहीं कर पा रहा, उसकी मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जिनको कि पहचानना उस आवाज की प्रकृति के कारण आपके लिए पॉसिबल होता है, क्योंकि ब्रेन उस आवाज को प्रोसेस करके उसको डिकोड करता है कि ये किस चीज की आवाज थी। उसी तरीके से जब भाषा या लैंग्वेज की बात आप करते हैं और उसको बोलते हैं, तो बोलते समय जिस प्रकार का उच्चारण होता है और जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वो ध्वनि तरंगे जब आपके ब्रेन में जाकर प्रोसेस होती है तो ब्रेन उनको डिकोड करता है, और उस डिकोड को आप मैच करते हैं जो भाषा आपने सीख रखी है उसके साथ, तो आप अगर वो मैचिंग हो जाती है तो आपको वो भाषा समझ में आ रही होती है। अदरवाइज जिस भाषा की प्रोसेसिंग नहीं है आपके ब्रेन में, वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। खैर, हमारा कंसर्न उससे नहीं है, हमारा कंसर्न है इस उपास्थि से या कार्टिलेज से। तो अस्थि के भांति ही ये क्या करेंगे, शरीर के कुछ हिस्सों के ढांचे का निर्माण करेंगे। लेकिन ये यहां पर क्या होगा कि वैसे तो अस्थियों में भी कोशिकाएं मैट्रिक्स में धसी होती हैं, यहां पर भी कोशिकाएं मैट्रिक्स में धसी होंगी, लेकिन आप देखें कि ये भी बहुत लचीली और ठोस संरचना है। लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल, और ठोस यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो लचीलापन है, ये सॉलिड होने के साथ साथ क्या है, लचीला भी है। तो इसमें जो लचीलापन आता है वो इसके मैट्रिक्स के कारण आता है, क्योंकि यहां पर कोशिकाएं काफी दूर दूर इस मैट्रिक्स में धसी होती है, और इसका मैट्रिक्स जो है वो बना होता है प्रोटीन और शर्करा का। यानी हड्डी में जो मैट्रिक्स था वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ था, उपास्थि में जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शर्करा का बना हुआ होता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है, यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका में प्रोटीन आधात्री में प्रोटीन और शर्करा होता है। किसकी आधात्री में, तो बोलेंगे कार्टिलेज की आधात्री में या उपास्थि की आधात्री में। ठीक, ये उत्तक जो होते हैं वो ठोस होते हैं, परंतु क्या होते हैं, काफी लचीले होते हैं। इतने लचीले होते हैं कि इनको मोड़ा भी जा सकता है, जैसे कि आप नोज के टिप की बात कर सकते हैं, ईयर की बात कर सकते हैं, और इवन कई जगह इनका लचीलापन जो है वो कुछ और भी काम करता है। जैसे कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, जो हमारा आप कह सकते हैं कि ध्वनि यंत्र जो है हमारे गले में है ना, तो वहां पर जब हम हवा को जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मूव कराकर इसमें मूव कराते हैं इस लैरिंग्स में, तो यहां से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, और उस ध्वनि से हम जो है वो उस ध्वनि को जो भी रिकॉग्नाइज करता है वो ये समझ पाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति कहां कहां है, देखिए, वाह्य कर्ण में है, नाक के अग्रभाग में है, श्वास नलिका के चारों ओर रिंग के रूप में है ना, लिगामेंट के रिंग होते हैं ऊपर से, है ना, श्वास नलिका ये आपकी है, तो इसको ऊपर से इस छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो थोड़ी दूर तक आपको दिखाई देंगे, चित्र वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो लिगामेंट के रिंग होते हैं। इसके अलावा घुटने की हड्डियों के ऊपर सुरक्षा परत के रूप में भी होते हैं। घुटने की हड्डी जिसको आप क्या बोलते हैं, पटेला, घुटने की जो हड्डी होती है वहां पर ऊपर से फीमर गया है और नीचे से जो है वो आपकी दो हड्डी आती है जिसको टिबिया और फिबुला बोलते हैं। तो हड्डियों में आपने देखा होगा कि कुछ आकृति इस तरीके की बनती है, इस तरीके की आकृति बन रही। तो इस हड्डी को अगर ओपन छोड़ दिया जाए तो यह हड्डी मूवमेंट में क्या होगा, एक दूसरे से इस तरीके से रगड़ेंगी, और रगड़ खाने के कारण वो क्या होगा, जल्दी से घिस जाएंगी। इसलिए इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके ऊपर जो है वो इस तरीके से एक कार्टिलेज की लेयर होती है ना, इस तरीके से क्या होगा, एक कार्टिलेज की लेयर होगी, और उस कार्टिलेज की लेयर के होने के कारण जो हड्डी का ऊपरी हिस्सा होगा वो चिकना सा बना रहेगा, और उसके चिकने बने रहने के कारण हड्डी का घिसना जो है वो थोड़ा सा हम सुरक्षित कर पाते हैं या उसको रोक पाते हैं। तो इसलिए इन जगहों पर आपको जो है वो चीजें मिलेंगी। इसके अलावा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस क्या हो गया, एपिग्लॉटिस वो हिस्सा हो गया जो आपके श्वास नलिका के ऊपर एक ढक्कन के रूप में है, और जब जब आप भोजन निगलते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये बंद कर देता है श्वास नलिका को, जिससे कि भोजन के कण, भोजन के टुकड़े जो हैं वो आपकी श्वास नलिका में नहीं जा पाते। कई बार ऐसा होता है कि भोजन करते करते आप बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत में भूल जाते हैं
बोलते बोलते हमें बीच में सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप भोजन को निगल भी रहे हैं और उसी समय आपने सांस भी ले लिया। सांस जैसे ही लेंगे बिना एपिग्लॉटिस खुले श्वास नलिका के अंदर वो हवा जाएगी नहीं, इसलिए वो एपिग्लॉटिस खुल जाता है। और उसी समय अगर आप भोजन निगल रहे हैं तो भोजन का एक छोटा टुकड़ा अगर उस श्वास नलिका में चला जाए तो वह वहां पर बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा करता है, जिस इरिटेशन की वजह से आप कहते हैं कि भोजन सरक गया या आपको खांसी आने लगती है। एक्चुअली वो जो खांसी आती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भोजन गलत रास्ते में चला गया है, भोजन को जाना चाहिए था भोजन नलिका में, वो पहुंच गया है श्वास नलिका में, तो श्वास नलिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और वो क्या करेगी, खास खास कर उस भोजन के टुकड़े को क्या करेगी, बाहर फेंक देगी। ठीक है, और जैसे ही वो भोजन का टुकड़ा बाहर आ जाएगा आप जो है वो सेटल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर जो इरिटेशन वहां हो रहा था वो इरिटेशन नहीं होता है। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो सरकना है वो किसी के याद करने के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि आप में आपकी श्वास नलिका में कुछ ऐसा चला गया है जो वहां पर नहीं जाना चाहिए, और इसलिए श्वास नलिका इंडिकेशन देती है कि भाई उस चीज को बाहर करने की आवश्यकता है और इसके लिए आपका खांसना जो है वो जरूरी है। ठीक, तो आइंदा से अगर आपको खांसी इस तरीके से आए खाते समय किसी चीज को, है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी ने याद नहीं किया है आपको, बल्कि आपके श्वास नलिका में कुछ ना कुछ चला गया है। ठीक है, ओके। अब इससे आगे चले, इससे आगे आएंगे तो एक आपको उत्तक मिलता है जिसको आप एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, या फिर जिसको आप जो है वो एरियोलर उत्तक बोलते हैं। ये एरियोलर उत्तक जो है ये भी एक विशेष प्रकार का उत्तक है। देखिए हमने जो है हड्डियां बनाई, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ा, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां जोड़ा, लेकिन मांसपेशियों को हमने खुला तो नहीं छोड़ा है, मांसपेशियों को हमने क्या किया है, उसे भी ढक दिया है। जो मांसपेशियां ढकी हैं, जो मांसपेशियां इस तरीके से ढकी हैं, वो मांसपेशियां किस चीज से ढकी हैं, त्वचा से। और इसलिए त्वचा को भी ऐसा नहीं है कि आपने बिछावन बिछाया और बिछावन के ऊपर सिर्फ चादर को इस तरीके से जो है वो उसको ढक दिया है, आपने जो आपका गद्दा है उस गद्दे को चादर से सिर्फ ढक दिया है, और जब आप सोने के बाद इधर उधर करवट लेते हैं तो वो चादर ऐसे सिमट जाता है। ठीक, अगर ये स्किन सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों के ऊपर एक चादर की भांति होता तो आप जितना मूवमेंट करते हैं दिन भर में, उतने दिन भर में ये चादर सिमट कर इधर से उधर हो जाता और जगह जगह से आपकी मांसपेशियां खुली दिखाई देती, जैसे चादर सिमटने के बाद गद्दा खुला दिखाई देता है। राइट, तो इसलिए इस त्वचा को भी आपके मांसपेशी से जोड़ना बहुत आवश्यक है। इस त्वचा को मांसपेशी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो कहा कि इस त्वचा को मांसपेशी से जोड़ सकते हैं एरियोलर टिश्यू की मदद से, या फिर उस विशेष प्रकार के टिश्यू से जो कि एक लेयरिंग का ऐसा काम कर रही है जिससे कि मांसपेशियों के ऊपर त्वचा जो होती है वो सदैव सटी रहती है। मांसपेशियां मूव करती हैं तो त्वचा भी मूव कर रही होती है, मांसपेशियां मूव नहीं कर रही तो त्वचा भी मूव नहीं करती। एकदम उसके साथ कदम ताल मिलाते हुए जो है वो ये त्वचा चलती है। तो वो किसकी वजह से वो चल रही है, एरियोलर टिश्यू की वजह से। इसके अलावा रक्त वाहिकाओं में भी अगर आप देखेंगे तो जो रक्त वाहिकाओं के चारों ओर, रक्त वाहिका के ऊपर, चारों ओर का मतलब ऊपर, क्योंकि रक्त वाहिका के जो अंदर वाली लेयर है वो अंदर वाली लेयर तो बनेगी किससे, एपिथेलियल टिश्यू से। बाहर वाली जो लेयर बन रही है वो किससे बन रही है, वो बन रही है एरियोलर टिश्यू से। वो बन रही है किससे, एरियोलर टिश्यू से या एरियोलर उत्तक से। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपके नर्व्स है, जो नसें हैं, यहां पर आप ध्यान देंगे, नसों का मतलब यहां पर है मेरा तंत्रिकाओं से, है ना। जो तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक मैंने बताया बहुत ही सेंसिटिव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और उनमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है। अगर ये कॉन्टिन्यूटी किसी भी तरीके से ब्रेक होती है तो जो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक पहुंच रहा है या किसी भी सेंसेशन के लिए आपका ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ये काम आपके रुक जाएंगे। तो इसलिए नसों को या तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी है और इसलिए उसके चारों ओर क्या होता है, ऐसी लेयरिंग बन रही होती है। जो लेयरिंग किसकी बनी है, एरियोलर टिश्यू की बनी है। इसके अलावा यही एरियोलर टिश्यू आपके अस्थि मज्जा या बोन मैरो में भी अंदर की लेयरिंग बनाते हैं। एरियोलर टिश्यू की लेयरिंग बोन मैरो में होती है। बोन मैरो क्या है, तो आपकी ये जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे आपके हाथ की हड्डियां या लॉन्ग बोन्स में पैर की जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के बीच का जो हिस्सा होता है वो खोखला होता है।
जैसे आपकी नलिका होती है उस तरीके का होता है, और उसके जो अंदर का हिस्सा होता है, इस खोखले हिस्से के चारों ओर की जो कवरिंग है या उसकी जो लाइनिंग है, उसका जो अस्तर है, वो बना होता है किसका? एरियोलर टिश्यू का। तो ये एरियोलर टिश्यू जो वहां पर बोन मैरो में पाया जाएगा, इस एरियोलर टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाता है उस बोन मैरो के अंदर, जहां पर ये क्या काम करते हैं? ये आरबीसी को बनाने का काम करते हैं, ये जो है वो डब्ल्यूबीसी को बनाने का, यानी रक्त की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को बनाने में इस बोन मैरो के एरियोलर टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बोन मैरो में भी ये जो उत्तक हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, जहां तक सवाल है काम का, इन एरियोलर टिश्यू के काम का, तो काम में आपको ध्यान रखना है कि अंगों के भीतर जो खाली जगह है ये उनको भी भरने का काम करते हैं। जैसे कि आपके ये जो लिवर है, आपका पूरा पाचन तंत्र, अगर आप पाचन तंत्र का इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, तो उस डायग्राम में आपने मुंह बना लिया, मुंह के बाद इस तरीके से इसोफेगस बना लिया, फिर यहाँ स्टमक बना दिया, और फिर यहाँ आंतें बना दी, है ना, इस तरफ लिवर बना दिया, उसके नीचे पैंक्रियाज बना दिया, सारे अंग अलग अलग बना दिए। लेकिन अगर आप वास्तविकता में सोचे कि अगर ये पूरा जो अंदर का हिस्सा है ये पूरा हॉलो रहे, ये पूरा जो है वो खोखला रहे, और उसमें ये सारे अंग इस तरीके से, तो ये सारे अंग तो ऐसे लटकते रहेंगे, झूलते रहेंगे, और अगर आप इधर से उधर जा रहे हैं तो आपका स्टमक कहीं से कहीं चला जा रहा है। अगर आपने मूवमेंट किया, आप बेड पर लेटे और बेड पर लेटने के बाद आपने घुलटना शुरू किया, तो ये जो स्टमक है वो भी आपका क्या होगा? इस तरीके से जैसे जैसे आप घुलटेंगे वैसे वैसे क्या होगा? मूव करेगा इधर उधर। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए सारे अंग अपनी जगह स्थिर पड़े रहते हैं। कैसे स्थिर पड़े रहते हैं? तो कहा कि सारे अंग के बीच में जो खाली जगह होती है, उस पूरी खाली जगह में इस तरीके के जो उत्तक हैं वो डेवलप होके क्या हो जाते हैं? उस पूरे खाली जगह को भर देते हैं। कौन सा उत्तक ये काम करेगा? तो उसमें बोला आपको एरियोलर टिश्यू जो है वो ये काम करता है, अंगों के भीतर जो खाली जगह होती है उसको ये भरने का काम करता है। इसके अलावा कुछ आंतरिक अंग जो है उनको सहारा पहुंचाने का भी काम करता है। जैसे जो आपकी किडनी है ना, आपकी जो किडनी है उस किडनी को भी क्या करेगा? ये सहारा पहुंचाने का काम करता है। किडनी बहुत वाइटल अंग है, लेकिन उस किडनी के बीच में जो गैप है उसको भर देता है। तो किडनी ये जो यहां पर है इस वाले हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले हिस्से में, ये उस किडनी को भी वहां पर स्थिर बनाए रखने या अपने प्लेस पर सेटल करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के उत्तक जो होते हैं, चूंकि ये उत्तकों के बीच में होते हैं, इसलिए सहारा प्रदान करने के साथ साथ ये उन उत्तकों की रिपेयरिंग, उनका जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो मरम्मत है, उस मरम्मत को करने में भी ये अपना योगदान करते हैं। तो इतने सारे काम जो है वो एरियोलर टिश्यू के हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं। एरियोलर टिश्यू के बाद आगे हम देखें तो एक उत्तक आता है जिसको हम यहां पर बोलते हैं वसामय उत्तक, या जिसको आप एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। ये एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का ही एक हिस्सा है, जिस हिस्से को आपको समझना है यहां पर। एडिपोज टिश्यू जो है ये विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं एक्चुअली वसा संग्रह करने वाले, है ना, जिनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? वसा को संग्रहित करने वाली होती है। ये क्या करते हैं? वसा को संग्रहित करते हैं या फैट को जो है वो स्टोर करने का काम करते हैं। सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो ऐसे टिश्यू जो है वो त्वचा के नीचे वाले, है ना, हिस्से में पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे इस तरीके के वसा को इकट्ठा करने वाले जो टिश्यू हैं वो मिलते हैं, लेकिन शरीर के अलग अलग अंगों में भी इस तरीके के टिश्यू जो है वो इकट्ठे होते हैं। आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके चारों तरफ इस तरीके के त्वचा के नीचे वसामय उत्तक का बहुत बड़ा लेयर होता है। जब आप बहुत ज्यादा भोजन कर रहे होते हैं और वो भोजन पहले तो यूटिलाइज होता है शरीर में, उसके बाद जो अतिरिक्त बच जाता है वो अगर कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाए, और अगर अधिक आप कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट फिर फैट के ग्लोब्यूल्स में या फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फैट के मॉलिक्यूल्स इस तरीके के उत्तक की कोशिकाओं में जाकर इकट्ठा होते हैं। तो जहां जहां पर भी ये इकट्ठा होंगे उस जगह पर क्या होगा कि बहुत मोटी परत बना देंगे। तो इसलिए ये जो वसामय उत्तक होते हैं त्वचा के नीचे इस तरह की मोटी परत बनाने का काम करते हैं, जिसमें वसा की गोलिकाएं जो होती हैं वो भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के कुचालक हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ऊष्मा के कुचालक हैं। ऊष्मा का कुचालक का मतलब ये होता है कि ये शरीर के अंदर वाले
हीट को या ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देते, और बाहर का जो टेम्परेचर है उससे अंदर वाले अंगों को प्रभावित नहीं होने देते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हेल्दी तो नहीं बोलेंगे इसको, जो व्यक्ति ओबीज होते हैं, जिनको ओबेसिटी होती है, जो मोटापा जिनको होता है, उन मोटापे में आप देखेंगे कि जाड़े के दिनों में उनको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने का मतलब क्या है कि उनको बहुत ठंड नहीं लग रही होती, बल्कि वो जो है वो एक सीमा तक ठंड को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए क्योंकि बाहर के तापमान से जो अंदर के अंग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा ठंड जो है वो महसूस नहीं होती। तो ये इसके कारण है क्योंकि वसा में उत्तक उनके पास जो है उसकी मोटी परत मिल रही है। इसके अलावा जो वसा में उत्तक होते हैं, मैंने बताया कि कुछ आंतरिक अंगों के चारों ओर मोटी परत भी बनाते हैं, और मोटी परत बनाकर उनको बाहरी आघात से जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ही आपको बताऊं कि अभी दो किडनी के बीच में एरियोला टिश्यू की लेयर मिल गई, जिसने उनका प्लेसमेंट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो वसा में उत्तक है वो किडनी के चारों ओर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह जो है वो मोटी परत बनाते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर या सुरक्षात्मक इस तरह की परत बनाने से क्या हो गया कि जो किडनी है, सुरक्षात्मक परत बनाने से जो किडनी है वो बाहरी आघात से बची रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ही ऐसे अंग हैं जिनको हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। किडनी, जब आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं कि वाइटल्स ले लो। वाइटल्स का मतलब क्या, आपका हार्ट जो कि एक वाइटल ऑर्गन है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपके लंग्स जो एक वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांस का आना जाना, कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये वाइटल्स जो है वो बहुत जरूरी है। और तीसरे अंग के रूप में आप कह सकते हैं कि आपका किडनी, आपकी किडनी, वो किडनी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, ब्लड को जितना छानना है वो छान रही है या नहीं, ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को जितनी मात्रा में बाहर निकालना है वो बाहर निकाल रही है या नहीं। तो इन सारे कामों को करने के लिए किडनी का सुरक्षित रहना जरूरी है। अगर आप इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं और मान लिया कि किडनी पर किसी तरीके की चोट लग गई है ना, आपको पता नहीं चला, लेकिन अंदर ही अंदर किडनी को लग गई है चोट, और उस चोट की वजह से वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तब तो काफी नुकसान हो जाएगा। तो प्रकृति ने आपको बहुत सारे सुरक्षात्मक अंग दिए हैं या उत्तक दिए हैं, जिनकी सहायता से आप अपने वाइटल ऑर्गन्स को भी सुरक्षा दे सकते हैं। तो यहां पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नेचर ने आपको ऑलरेडी क्या कर रखा है, नेचर ने आपको ऑलरेडी वो सुरक्षा प्रदान कर रखी है। किडनी के चारों तरफ ये वसा में उत्तक की लेयर है, और ये तो शोध करने वाले हैं जिन्होंने ढूंढा कि भाई ये किडनी के ऊपर ये लेयर क्यों बनी है, तो ये लेयर बनी है वसा में उत्तक की। किसकी बनी है, वसा में उत्तक की। क्यों बनी है, तो ये स्पंज की तरीके का एक जो पूरा लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। अगर ये लेयर ना रहती तो किडनी को जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल पाता। तो ये जो शोध के अंदर पता चला, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि कुछ आंतरिक अंगों के चारों ओर ये मोटी परत बना के उनको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करे। तो ये तो आपके साथ मैंने डिस्कस किया किस चीज के लिए, जो आपके महत्वपूर्ण संयोजी उत्तक थे। अब इसके बाद का जो हिस्सा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे के सेशन में, वो है आपका रक्त या रुधिर, वो है आपका ब्लड, है ना। ब्लड चूंकि अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, जितने समय में मैंने आपको ये सारे जो संयोजी उत्तक थे वो बताए, ब्लड के अलावा उतने में ब्लड को पूरा डिस्कशन करना होगा, क्योंकि ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर और ब्लड के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि उसमें जो एबीओ सिस्टम होता है वो क्या होता है, आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगले सेशन में मैं आपके साथ ब्लड, जो कि एक संयोजी उत्तक ही है, एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, उसके विषय में बात करूंगा। अभी तक हमने संयोजी उत्तक के जितने प्रकार देखे उनको आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर किसी अन्य टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप उसको भी यहां पर साथ में लिखें कि मुझे ये इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और साथ के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी जरूर करें, इसे अपने मित्रों के पास, अपने सहपाठियों के पास इसे शेयर भी करें। और साथ के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।